नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश की दो हॉट सीट्स बुधनी और विजयपुर पर उपचुनाव होने को हैं। ये दोनों ही सीटें काफी अहम हैं क्योंकि ये चुनाव महज सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा और साख का सवाल भी है। बुधनी सीट बीजेपी के लिए एक भरोसे की जंग है, वहीं शिवराज सिंह चौहान क्योंकि यहां से इस्तीफा उन्होंने देना पड़ा था। विजयपुर की बात करें तो कांग्रेस से भाजपा में आए रामनिवास रावत अपनी ताकत आजमा रहे हैं। इस चुनाव में मुद्दे भी हैं और बयानों की बौछारें भी, मगर इन दोनों सीटों पर क्या है राजनीतिक समीकरण, दावे और तैयारियों के बीच धरातल पर किसकी है मजबूती, आज इस पर खुलकर चर्चा होगी। मगर उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की दो हॉट सीट बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव होने हैं। ये चुनाव महज सीट की लड़ाई नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा और शाख का सवाल भी है। बुधनी सीट बीजेपी के लिए एक भरोसे की जंग है, जहां शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा देना पड़ा। वहीं विजयपुर में कांग्रेस से भाजपा में आए रामनिवास रावत अपनी ताकत आजमा रहे हैं। इस चुनाव में मुद्दे भी हैं और बयानों की बौछारें भी। मध्य प्रदेश में इन उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के मुद्दे साफ नजर आ रहे हैं। बीजेपी विकास के दम पर जनता का समर्थन जुटाने का प्रयास कर रही है, वहीं कांग्रेस ने विजयपुर में कुपोषण, गरीबी और पिछड़ेपन को मुद्दा बनाया है। उनकी भाषा छोड़ेंगे छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है, एक छुटभइये नेता की भाषा है। जहाँ तक दोनों चुनाव के सवाल है, 500% विजयपुर, 50,000 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी जीतेगी और बुधनी में भी टक्कर है, कुछ भी अप्रत्याशित परिणाम होंगे। ये अपना प्यारा परिवार है और अब इस क्षेत्र से भाई रमाकांत भार्गव चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का रमाकांत भार्गव जी को और भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। हम झारखंड में भी जीतेंगे और हम बुधनी में भी शानदार विजय प्राप्त करेंगे। चुनाव प्रचार में बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता पूरे जोर शोर से जुटे हैं। बीजेपुर में कांग्रेस की ओर से सचिन पायलट, जीतू पटवारी और अन्य वरिष्ठ नेता प्रचार कर रहे हैं। वहीं बुधनी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सभाएं हो रही हैं। सरकार के गठन के बाद जिन उम्मीदों को लेकर जनता ने वोट डाले थे, जिन मोदी गारंटीज को और जिन मैनिफेस्टो को लेकर जनता के बीच में गए थे, इन 11-12 महीने में किसी सूरत में भी इस नई सरकार ने उन वादों पर खरा उतरने की कोशिश भी नहीं करी। हर क्षेत्र में देखता हूं मैं, मध्य प्रदेश में सिर्फ प्रचार प्रसार, अखबार और फोटो छप रही हैं, लेकिन धरातल पर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास ठप है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चरमरा गया है। ये चुनाव ईमानदारी और बेईमानी के बीच का है। ये चुनाव भाजपा कांग्रेस का नहीं है, ये बेईमानी और ईमानदारी का है। एक तरफ बेईमान है और बेईमानी का नमूना आपको मालूम है। भूल से भी जितने नेता बनेंगे सब सोनिया गांधी के परिवार से ही बनेंगे। कितनी पीढ़ी हो गई। ये जनता अपने खून पसीने की मेहनत करके वोट देती है। राजा महाराजों का जमाना नहीं है, ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में गरीब आदमी को भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस विजयपुर के मुद्दे के सहारे वोटर्स को अपने पक्ष में कर पाएगी या फिर बीजेपी अपने विकास के एजेंडे के दम पर जनता का विश्वास बरकरार रखेगी। बहरहाल इन उपचुनाव के नतीजे राज्य की राजनीति पर बड़ा असर डाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24। अग्नि परीक्षा, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जी जुड़ी हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता अविनाश बुंदेला जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। अविनाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी, निश्चित तौर पर साख की लड़ाई, प्रतिष्ठा पर दांव, तमाम तरह की चीजें इन दोनों ही सीटों को लेकर कही जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि अब महज 6 दिन का समय बच चुका है जब मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ऐसे में ये 6 दिन कितने क्रूशल बीजेपी के लिए होने वाले हैं और कितने आश्वस्त हैं कि इस बार जो जीत का मार्जिन होगा पहले से भी ज्यादा होगा, या फिर कोई चुनौती देखते हैं इस बार? हाँ, हो गया तो पर। जी वंदना जी, आप सुन पा रही हैं मुझे?
हो गया जुड़ गया। वंदना जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है स्टूडियो से? चलिए, वंदना जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है लग रहा है। अविनाश जी का मैं रुख कर लूंगा। अविनाश जी, बीजेपी तो कह रही है कि इस बार जो जीत का मार्जिन है पहले से भी ज्यादा होगा, लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ विजयपुर है जो कि आपकी परंपरागत सीट रही है। रामनिवास रावत हालांकि इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है, तो क्या मानते, अगर पहले विजयपुर की ही बात करें, तो क्या ये सीट, ये परंपरागत गढ़ कांग्रेस बचा पाएगी और इसके पीछे वजह क्या देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात में आप जी जो है विजयपुर सीट हो, आज जनता के मन में ये सवाल है। चलिए, बुधनी राज जी यहाँ से रहे 18 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप देखें बुधनी में कहीं विकास नहीं है। ना तो किसानों की आय दुगनी हुई और ना ही कोई उद्योग कारखाना लगा जिससे युवाओं के लिए रोजगार का उत्सर्जन हो, और ना ही कुछ ऐसी स्थिति कि सड़कें अच्छी हों या कुछ। आप देखें आज भी बुधनी विकास की मुख्य धारा से दूर है, क्योंकि जहाँ का मुख्यमंत्री रहा 18 साल निरंतर शिवराज जी, और उसके बाद भी बुधनी की ये हाल है। और मैं अगर बात विजयपुर की करूँ तो विजयपुर की जनता आज ये पूछ रही है कि आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि हमने तो रामनिवास रावत जी को 5 साल के लिए चुना था। क्या कारण हुआ कि रामनिवास रावत जी को 6 महीने में ही उनका मुंह भंग हो गया उस पार्टी से जिस पार्टी ने उनको 7 बार टिकट दिया, और जिस पार्टी से वो कई प्रमुख पदों पर रहे, मंत्री रहे, और आप देखें 5 बार के विधायक, उसके बावजूद क्यों चले गए? तो जनता कह रही हमने तो 5 साल के लिए चुना था हमारा विधायक कैसे भाग गया? इसलिए जवाब सबसे पहले भाजपा को देने हैं, उनके प्रत्याशी को देने हैं। और मैं दावे से कहता हूँ कि कांग्रेस की तैयारियां पूरी हैं। आप देख लें, हमारा चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, जैसे आप सचिन पायलट जी को देख रहे हैं, हमारे राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी हैं, और आप विवेक तनखा जी हों, और हमारा प्रदेश का नेतृत्व पूरा जीतू पटवारी जी, अरुण यादव जी और उमंग सिंघा जी, सभी अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहे हैं। ये बात स्पष्ट है कि देखिए हम विजयपुर तो 100% जीत रहे हैं, और बुधनी के परिणाम जीतू पटवारी जी ने बिल्कुल सही कहा, बुधनी के परिणाम बड़े अप्रत्याशित आएंगे। बुधनी भी हम जीत सकती है, भाजपा का गढ़ रही, हम मान रहे हैं, हम 6 बार से नहीं जीत रहे, लेकिन हमारे जो प्रत्याशी राजकुमार पटेल जी स्थानीय प्रत्याशी हैं, और आप देखेंगे इस बार वहां पर कांग्रेस का परचम लहराएगा। बिल्कुल। डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी, क्या मानते हैं कि स्थानीय प्रत्याशी का होना कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है? वहीं एक और सवाल आपसे यह भी है कि एक तरफ हमने विजयपुर के देखा जो कि कांग्रेस का गढ़ रहा है, पराजित योद्धा यहां से माने जाते रहे रामनिवास रावत, लेकिन जिस तरह से दल बदल हुआ, तमाम तरह की चर्चाएं हुई, विषय सामने आए, तो क्या इस बार भाजपा को यहां से नुकसान हो सकता है? देखिए, ये उपचुनाव निश्चित रूप से कांग्रेस अपने लीडिंग से लड़ रही है, अपने दल बल से लड़ रही है, संगठनात्मक पहलू दिख रहा है जी, और केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में यंग राइस पायलट भी दिख रहे हैं। लेकिन उपचुनाव में अधिकांशतः यह देखा जाता है, कभी कभी अप्रत्याशित भी हो जाता है, सत्ता के साथ ही जनता मूड बनाती है जी। अब वहां पे 2 समीकरण है कि एक विजयपुर पे वो कांग्रेस के ही कैंडिडेट थे और वो वापस बीजेपी में आए, फिर मंत्री बने, और वहां पे जो जातिगत समीकरण है वो वहां पे जो उन्होंने कांग्रेस ने जो उम्मीदवार खड़ा किया है वो उनके बीजेपी से आया हुआ उम्मीदवार है, सहारिया जाति का है, ट्राइबल है, तो वहां पे जातिगत समीकरण भी कुछ मायने रखते हैं। दूसरी बात, जो बुधनी सीट है, बुधनी सीट पारंपरिक बीजेपी की सीट रही है और इस बार उनके कैंडिडेट पुराने मंत्री हैं, पुराने कांग्रेसी नेता हैं, पटेल साहब, और किरार जाति से जी। और वहां पे एक चैलेंज के रूप में जरूर एक अच्छी उपस्थिति कांग्रेस दे रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कांग्रेस फाइट जरूर दे रही है, लेकिन परिणाम का मार्जिन कम हो सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस सीट निकाल पाएगी। अगर निकालती है तो ये उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो राष्ट्रवाद का जो मुद्दा चल रहा है देश में, जिस तरह से विमर्श चल रहा है, और जो मोदी जी का चुनाव क्या हो रहे हैं कि आज जो भी चुनाव लड़े जा रहे हैं वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों से ही लड़े जा रहे हैं। वहां के स्थानीय मुद्दे जरूर आप कह रहे हैं कि सड़क है, पानी है, बिजली है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, ये सब मुद्दे होने चाहिए, लेकिन ये सब शून्य हो जाते हैं जब जिस तरह से टेम्परेचर और वातावरण उसका बनता है चुनाव, तो वो निश्चित रूप से फिर एक तरफा हो जाते हैं। और जो बीजेपी का जो संगठनात्मक तरीका है, जो राष्ट्रवाद का विमर्श है, और जो फिर इस चीज में फिर मोदी के जहां पे उनको लगता है तो वो उस हिसाब से, तो वो एक रूप से मोदी जी के जी।
और ये मुद्दे हम कह सकते हैं भूपेंद्र जी ऐसे हैं जिसे कांग्रेस ने हर चुनाव में उठाया है, विधानसभा चुनाव में भी इस तरह के मुद्दे उठे हैं। ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि ये परिणाम कुछ बदल के आएंगे। जी बिल्कुल, तो परिणाम बदल कर आएंगे ऐसा नहीं मानते राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन वंदना जी, कांग्रेस को तो कहना यह है कि बुधनी में जिस तरह से आपके वादे अधूरे थे तो जनता सबक सिखाएगी, और दूसरी तरफ परिणाम काफी अप्रत्याशित हो सकते हैं। तो ये जो अप्रत्याशित परिणाम है, क्या मानते हैं आपके अगेंस्ट में होंगे या फेवर में होंगे? जी देखिए, नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो ये बात बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है कि बुधनी का चुनाव हो या विजयपुर का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत वहां पर होगी और वहां पर कमल खिलकर रहेगा। उसका कारण है हमारा संगठन। जिस प्रकार से हमारा संगठन एकजुटता के साथ कार्य करता है, आप देखिए चाहे बुधनी हो चाहे वो विजयपुर हो, हमारा सारा संगठन वहां पर लगा हुआ है। प्रतिदिन जनता से हमारे मुख्य केंद्रीय नेता शिवराज सिंह चौहान भी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे शुभंकर प्रदेश श्री वी.डी. शर्मा जी और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि जी वंदना जी, का जो माहौल है और जो हम इलेक्शन मोड में रहने वाली पार्टी है, घंटे सातों दिन संपर्क, ये हमारी पार्टी का हमेशा मुख्य बिंदु रहा है कि हम प्रत्येक दिन जनता के बीच में जाते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि उनके बीच में जाते हैं। यही कारण रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी इतनी ऐतिहासिक जीत पिछले विधानसभा चुनाव में हुई, अमरवाड़ा उपचुनाव में हुई, और आप देखिएगा बुधनी और विजयपुर में भी हम इतिहास रच कर रहेंगे। वही बात कांग्रेस पार्टी की, तो बड़ी प्रसन्नता और बड़ा हर्ष का विषय है कि इनके पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी कम से कम इस चुनाव में तो नजर आए। जिस प्रकार से इन पूर्व विधानसभा चुनावों में न इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नजर आते थे, प्रियंका गांधी जी की इक्का दुक्का रैली हो जाती थी और राहुल गांधी जी कभी कभी आते थे और वो कोई ना कोई एक ऐसी चुटकी करके चले जाते थे कि जनता को आपस में लड़ाने का कार्य करना। तो ये सारी चीजें होती रहती थी। आज अच्छी बात है कि सचिन पायलट जी आए और उन्होंने चुनाव प्रचार किया, कम से कम कांग्रेस में कुछ एकजुटता तो दिखाई थी। लेकिन अगर रामनिवास रावत जी की बात है तो कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दे दिया होता तो आज ये स्थिति ही नहीं बनती कि उपचुनाव की नौबत जयपुर में आती। ठीक है अविनाश जी, देखिए अविनाश जी का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, बड़ा बयान दिया वंदना जी ने कि अगर बगावत नहीं होती तो उपचुनाव की नौबत ही नहीं आती विजयपुर में, और साथ ही ये भी कहा है कि एक ही आपका एक राष्ट्रीय चेहरा है जो लगातार इस पूरे चुनाव में एक्टिव नजर आ रहा है। लेकिन दूसरे बड़े नेताओं का अगर हम जिक्र करें तो क्या कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, क्या इसका नुकसान हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो वंदना जी ने ये तो माना कि चलिए भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है, सही बात रहती है, लेकिन जनहित के मोड में कब आएगी? जो आपने जनता से वादे किए थे कि हम 450 में एलपीजी सिलेंडर देंगे, हम 3100 और 2900 में हम गेहूं और धान खरीद का मूल्य देंगे, हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, उस मोड में आप कब आओगे? आपने 2.5 लाख संविदा कर्मियों से वादा किया था कि हम संविदा कल्चर खत्म करेंगे। 4 जुलाई 2023 को शिवराज जी वादा करके गए थे। आपने 56,000 नियुक्तियों की बात कही थी, उनका एग्जाम आयोजित करा, इसमें 8 लाख बच्चे बैठे थे, आज तक रिजल्ट नहीं आया। शिवराज जी ने कहा था हर वर्ष 1 लाख नियुक्तियां करवाऊंगा, आज तक नहीं हुआ। मोहन यादव जी ने आग लापना शुरू किया। मतलब आप चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी हो, जनहित वाली पार्टी नहीं हो। और जहां तक कांग्रेस की एकजुटता की बात तो छोड़ी, कांग्रेस तो पूरी तरह से एकजुट है। उपचुनाव की बात है तो उपचुनाव जो होता है, उपचुनाव में हम मानते हैं, उपचुनाव में हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी कभी प्रचार नहीं करते। ये सबसे पहले अब जानकारी दुरुस्त कर ले, चाहे यहाँ हो या उत्तर, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि उपचुनाव जो है, उपचुनाव स्थानीय स्तर पर होता है, ठीक है, लेकिन एक हर नेता, हर पार्टी की एक स्ट्रेटजी होती। मोदी जी तो पार्षद का चुनाव भी में प्रचार कर सकते हैं। अभी भूपेन गुलेरिया जी बोल रहे थे, जो वरिष्ठ जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, मतलब इन्होंने तो समझ लो ये साबित कर दिया। मतलब इनका कहना है कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं मोदी के चेहरे पर हो रहा, राष्ट्रवाद के चेहरे, मतलब तो मोहन यादव सरकार पूरी तरह से फेल सरकार है। मतलब मोहन यादव सरकार ने कोई काम नहीं किया, ये खुद ये साबित कर चुके हैं। क्योंकि अगर आप उपचुनाव में जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी यूएसपी बतानी थी कि आपने क्या काम किया, मोहन यादव जी ने क्या काम किया, कौन से वादे आप मतलब ये साबित कर रहे हैं कि कोई वादे पूरे नहीं किए। और अगर गुटबाजी की बात है
तो वंदना जी सबसे पहले जवाब दे दें कि अजय बिश्नोई जी ने खुद अपने स्वच्छता अभियान पर सवाल खड़े किए थे। एक नंबर जारी किया था कि इस नंबर से फोन आए मेरे पास, इतने इतने पैसे दे दो, इतने ट्रस्ट आपके खाते में जुड़ जाएंगे। 15,000 दिन से विधायक हैं कौन, गोपाल भार्गव ने खुद कहा था कि मुझे मंत्री नहीं बनाया और इनको रावत जी को मंत्री बना दिया थे। कई सारे किस्से हैं, चाहे आप भूपेंद्र सिंह जी की नाराजगी देख लें, कैलाश जी की नाराजगी देख लें, ग्वालियर में नाराजगी देख लें, इसमें उमा भारती जी समय समय पर मठा डालती रहती हैं, इनकी नाराजगी देख लें। हमारे यहाँ आपको ऐसे कौन से बयान सुनने मिले पिछले 1 साल में? सबसे पहले आप जवाब देते हैं। और हम तो साफ कहते हैं चुनावी मोड में आप हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अपने कुछ कम से कम जनहित के मोड में आप कब आएंगे? आप हम पर तो उंगली उठा देते हैं वंदना जी, लेकिन आप कम से कम अपनी पार्टी की कमियां तो पूरी करिए। आपकी पार्टी हम पर उंगली उठाती थी कि आपकी कांग्रेस कमेटी की सूची कब आ रही? आ चुकी है, 15 दिन 10 दिन हो गए, लेकिन आपके मंडल अध्यक्ष जो बनना थे वो आज तक नहीं बनाए गए। विभागों के जो अध्यक्ष बनना थे आज भी अटके हैं। जवाब ले लेते हैं। वंदना जी जवाब दीजिए कि आप चुनावी मोड पर तो रहते हैं, लेकिन जनहित के मोड पर कब आएंगे? रखिएगा, थोड़ा से का भी अब संयम रखिएगा और धैर्य के साथ। पहली बात ये अवनीश जी कि हम अभी इलेक्शन पर चर्चा कर रहे हैं, तो कृपया विषय भ्रम आप ना फैलाएं। ये जो आपकी रटी रहती किताब है MSP, ये सारी चीजें जो आपको ने रट के रखी हुई है किसानों की आय दुगनी करना, तो ये रटाई पुराण आप वाचना बंद कर दीजिए। पहली बात ये मैंने आपको बोला कि सुनने का संयम रखिएगा, मैंने भी संयम के साथ आपकी बात सुनी है। दूसरी चीज ये अभिनवनी जी, आप मठा डालने की बात करते हैं, आपके यहाँ मठा तो सीधे आपके राज्य अध्यक्ष है। इस प्रकार के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे थे कि कांग्रेस वादे काम उतरती, उनमें से आधे भी पूरे नहीं करती और ये गलत है, ऐसे चुनाव नहीं लड़ा जाता। जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी पार्टी के सारे कह रहे हैं, तीसरी चीज ये बताइए अमित जी, कौन सा रूल्स और प्रोटोकॉल है और जिसमें ये लिखा है कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी उपचुनाव में नहीं आएंगे प्रचार करने? वो ऐसे कौन से बड़े व्यस्ततम कार्यक्रमों में है कि वो अपनी पार्टी के चुनाव को सीरियसली नहीं ले रहे हैं? यही दर्शाता है पार्टी का विषय। दूसरी चीज आपके यहाँ उमंग सिंह जी की आपस में नहीं थी, कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह एक दूसरे का नहीं देखना चाहते, कमलनाथ जी को आप लोगों ने चुनाव प्रचार से दूर कर दिया, उनके बेटे को आप लोगों ने स्थान नहीं दिया। जब इसका विरोध किया गया तो नकुलनाथ जी को आपकी सूची में स्थान दे दिया गया, फिर अनाथ करके आपने नकुलनाथ को अपनी सूची में, और आप बात करते हैं कि कांग्रेस सूची आ गई। आपके यहाँ तो जितना सिर फुटबल है वो तो साक्षात जी आऊंगा अविनाश जी, फिर आपका रुख करूंगा, पूरा समय दिया फिर आऊंगा आपके पास जी। होकर चुनाव प्रचार नहीं करते जी। आज तक हमने एक भी चुनाव नहीं देखा जिसमें जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, आपके दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, ये सारे जितने बड़े बड़े दिग्गज हैं आपकी पार्टी के, वो एक साथ आए। भारतीय जनता पार्टी को आप चैलेंज करते हैं कि हम इलेक्शन मोड में रहते हैं। इलेक्शन मोड में रहने का ही मतलब होता है जनता के बीच में जाना, जनता की सेवा के मोड में रहना। आप लोग किस मोड में रहते हैं? चलिए इसका जवाब मैं लूंगा अविनाश जी से। पहले भूपेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, सुना आपने कि काफी गर्मा गर्म बहस अब इन दोनों उपचुनाव को लेकर के छिड़ चुकी है, लेकिन जैसा कि आपने कहा था कि इस बार का भी जो उपचुनाव होने जा रहा है वो मोदी के चेहरे पर हो रहा है। कांग्रेस का कहना यह है आपके इस बयान पर कि क्या ऐसे में मोहन सरकार के पास खुद का वर्क पोर्ट्रे करने के लिए कोई खास उपलब्धियां नहीं है और इसी वजह से ये विषय फिर से आ रहा है? जी जी भूपेंद्र जी जी जिस तरह से उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग हर हफ्ता लेते हैं, इन्वेस्टमेंट की हर संभाग में मीटिंग ले रहे हैं, अब उसके परिणाम लेकिन ने दिखाया है उसके पास चैलेंज शिवराज जी के है, तो वो कह रहे हैं कि हम उनसे 20 ही रहेंगे, हम 19 नहीं रहेंगे, तो वो परफॉर्मिंग आएगा धीरे धीरे। लेकिन बात वो नहीं है कि उनका भी जिस तरह से उन्होंने बुलडोजर का भी चीजों में उन्होंने बहुत तात्कालिक निर्णय लिए हैं, और इस समय जो उनके मुख्य सचिव जो उन्होंने बनाए
जो केंद्र की समीक्षा से भी बने हैं, तो उसके परिणाम धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि किसी भी राजनीति के लिए एक ब्यूरोक्रेट का होना बहुत जरूरी है, और वो ब्यूरोक्रेट बहुत अच्छे बनाए हैं उन्होंने, और इस समय उनका प्रभाव दिखेगा उस समय बाद। बात यहाँ ये तो है ही साथ में, लेकिन उनके पास बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला है, उनके पास नेता हैं, उनके पास ऐसे कार्ड हैं और जो हमेशा उनके लिए काम करते हैं। और इसमें कोई दोहराए नहीं है कि मोदी जी एक वैश्विक नेता हैं और उनकी एक उपलब्धियों की एक श्रृंखला है। जब वो बोलते हैं तो उनके पास आधा घंटे तो उनके पास योजनाओं को बताने के लिए है, और जो कि बिना लेके बताते हैं। ऐसे उनके जिस तरह से बुद्धि वाला है, जो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री की लोकसभा सीट है और वो विधानसभा उनकी सीट, तो वो भी अपने इमेज के लिए लगेंगे। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस इसमें अच्छा इंटरफेयर कर रही है, अच्छा चुनाव लड़ रही है, लेकिन मैं यहाँ तक मानता हूँ कि उपचुनाव है और यहाँ पे वैसे समीकरण नहीं कर सकते हैं कि अल्पसंख्यक के वोट ज्यादा है और उससे वो निर्णायक होंगे, तो वो वाली स्थिति नहीं आता है। ये क्या होगा कि उसके कारण उनके पास इशू के कारण वो उनको सीट मिलेगी। लेकिन हाँ, अपनी विपक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही है, एक संगठनात्मक रूप से चुनाव लड़ रही है, और जिसके कारण इनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है। और इसमें कोई वो वैसी बात नहीं है कि राजनीति में हमेशा परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए और उसको हमेशा चुनाव की दृष्टि से करना चाहिए, और सत्ता और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी ये रहती है कि उसको सत्ता को अपनी जिम्मेदारी पे घेरा जाए और विपक्ष अपने उनको सजग करने के लिए जनता के रोल में जाए, और ये आने वाले चुनाव में भी उसका उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि इस सब रणनीतियों से जो चुनाव की कैलकुलेशन होती है, वोट का परसेंटेज होता है, उनका जातिगत कैलकुलेशन होता है, वो आगे की नीतियों के लिए काम आता है। बिल्कुल भूपेंद्र जी, आपको रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि बीजेपी के पास नेतृत्व भी है और केंद्र की काफी उपलब्धियां भी हैं, जो कि मोदी जी बताते भी हैं हाल फिलहाल में, लेकिन कांग्रेस की स्थिति आप कहां देखते हैं कि क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है, तो क्या ये कहना सही है आपका कि उपचुनाव में पलड़ा उसी का भारी होता है जिसकी सत्ता होती है? तो कांग्रेस की स्थिति यहां पर कैसी आप मानते हैं? जी भूपेंद्र जी, ये क्या क्या है जो की समीक्षा होती है, तो वो चुनाव में सीट का लेवल तो रहता ही है, लेकिन जब सरकार केंद्र की भी रहती है और उनके पास इतने मजबूत नेता रहते हैं, और दोनों ही चुनाव उनकी, तो वो विधानसभा सीट उन्हीं है, और खास तौर से आए हुए हैं रावत जी, तो निश्चित रूप से वो सत्ता उनके साथ होता है तो जाता है, क्योंकि जनता भी ये इतनी समझदार होती है कि अगर हमने किसी दूसरे पार्टी के विधायक को अगर जिताया तो वो हमारे बात नहीं सुनी जाएगी, प्रशासन में हमारी दखलंदाजी नहीं होगी। और आजकल बड़ा फास्ट सहयोग है, और जो एंटी बीजेपी वोट है, जैसे अल्पसंख्यक वोट है, एक जो आज विमर्श चल रहा है पूरे देश में, जिस तरह से भौगोलिक परिस्थितियां बदल रही हैं, जैसे झारखंड के चुनाव में चल रहा है, और ये यथार्थ भी है कि ऐसी चीजें चल रही हैं। अमेरिका आप देख लें तो उसी बेस पे हुआ है, तो ट्रंप जी आए हैं, तो इस तरह से बहुत से चैलेंजेस भी हैं, और ये राजनीति के ही द्वारा ही सुलझाए जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ की सरकार काम नहीं कर रही, सरकार के पास अपने पास विजन नहीं है, कर रही सरकार अपने विजन कर रही, लेकिन उनके एक लक्ष्य श्रृंखला है, और जिसके कारण कांग्रेस की अच्छा चुनाव लड़ रही है। उसने अपना एक युवा प्रतिनिधि बनाया है पायलट जी को, और वो एनर्जिक है, बिल्कुल, और प्रत्याशियों का चयन भी काफी सोच समझ के कांग्रेस ने किया है। लेकिन जी अविनाश जी का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, लेकिन क्या इस बात से सहमति रखते हैं कि जिसकी सत्ता है, जिसका संगठन है, उसका कहीं ना कहीं एक पलड़ा भारी इस उपचुनाव में होगा? और जैसा कि भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि जनता भी ये मानती है कि अगर हम किसी विपक्ष का विधायक चुनकर आएंगे तो हो सकता है कि नेतृत्व, जो शीर्ष नेतृत्व है, वहां पर बात नहीं रखी जा सके और विकास के कामों में अड़चन होगी। तो क्या ये सारे जो विषय हैं, इन्हें किसी तरह की चुनौती मानकर चल रही है कांग्रेस? देखिए, मैं एक बात कहूंगा अमित जी कि ये बात कई बार दिखी है कि सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में सत्ता का दुरुपयोग करती है, बात स्पष्ट है। और सबसे बड़ी बात, मैं तो अभी सुन रहा था, हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक है भूपेन गुल्लेरे जी, जितनी उनको जानकारी भाजपा के बारे में है, कहा जितना राजनीति थोड़ा और जानकारी देते, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वंदना जी जो है, वंदना जी को पूरी जानकारी कांग्रेस के बारे में, उनने अभी अपनी सरकार के बारे में कुछ नहीं कहा, अपनी उपलब्धि के बारे में कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कहाँ है, चुनाव प्रचार क्यों नहीं कर रहे, सारी चीजें बता दी, लेकिन अपनी पार्टी के बारे में, अपनी सरकार के बारे में एक बात भी नहीं कही कि हमारी क्या उपलब्धि, हम क्या लेंगे। हाँ, उनकी कमी जो है हमारे राजनीतिक विश्लेषक भूपेन गुल्लेरे जी ने पूरी कर दी। उनने ऐसे पक्ष रखा जैसे भाजपा के प्रवक्ता शायद भूपेन जी हैं,
हैं और जो वंदना जी हैं वो शायद राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठेंगे, क्योंकि उनने पूरी टिप्पणी सिर्फ कांग्रेस पे की है, मतलब। लेकिन हाँ, अपनी पार्टी की उपलब्धियां बताने में आप भी मानेंगे अमित जी, आप रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, वो विफल रही हैं। हम तो साफ कह रहे हैं, आप चुनाव किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं। आप रामनिवास रावत जी की जब तारीफ करती हैं तो भूल क्यों जाते कि रामनिवास रावत जी हमारी पार्टी से निकले व्यक्ति हैं, अभी आपकी पार्टी के विधायक नहीं बने हैं। और अगर आप निष्पक्ष चुनाव की बात करते तो आपने उनको चुनाव जीतने के लिए मंत्री बना दिया। और ये वही रामनिवास रावत जी जिन्होंने एक आदिवासी प्रत्याशी को कुछ दिन पहले आतंकवादी कह दिया। मतलब आपने विजयपुर के प्रत्याशी को आतंकवादी नहीं कहा, आपने आदिवासी समाज को आतंकवादी कहा। तो क्या आपकी ये मानसिकता आदिवासी समाज के बारे में? वैसे भी हमने देखा आदिवासी समाज के एक आदिवासी के चेहरे पर भाजपा का नेता खड़ा होकर पेशाब भी करता है, उनके शरीर पर मल भी रगड़ते हैं। नेमावर में एक पूरे पांच लोगों के परिवार को 50 फीट जमीन के नीचे दफन भी कर देते हैं। तो हम समझ सकते हैं ये विषय ऐसा है कि चर्चा जिस पर बहुत लंबी भी हो सकती है, लेकिन क्षमा चाहूंगा क्योंकि हम सभी समय की बाध्यता से बंधे हुए हैं। समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।